साथ मालूम होगा, दंगल समाज ऐसा कुछ टॉपिक है क्लास 9 की हिस्ट्री में। उसमें जापान ने कुछ समय तक इंडोनेशिया पे कॉलोनी किया था, मतलब ये सारा किया था, ठीक है। तो या फिर ये भी हो सकता है, लेकिन जो कॉलोनी होता है वो अलग होता है और एक साम्राज्यवाद यानी जो हम बोल सकते हैं इंपेरियल अलग होता है। इसमें कोई राजा आता है, कंट्री जीत लेता है, वहां के लोगों पे अधिकार जमा लेता है। ये ज्यादातर आपको एंशिएंट में या मिडाइवल में आपको मिलेगा, प्राचीन और मध्यकालीन में, ये जो साम्राज्यवाद है। तो ये जो साम्राज्यवाद है ये क्या है, देखिए, जो इंटरफेयर एक वर्ड होता है हस्तक्षेप, ये हस्तक्षेप राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। मतलब कोई देश है, खास देश है, उसमें कोई राजा आता है कहीं से, मतलब जैसे सिकंदर आना चाह रहा था भारत में, या अलग अलग अकबर लोग आया, तो ये सब भारत का थोड़े मूल निवासी था, अलग अलग जगहों से आया। जब भी ये हिस्ट्री पढ़ेंगे 12वीं क्लास का, तो आपको थीम 1 में मालूम चलेगा कि अल बुरानी सब कहाँ कहाँ से आया था। ये सब पूरा लिखा है, चैप्टर 1 में ही लिखा है थी, चैप्टर 1, हाँ चैप्टर 1 में ही लिखा है। मेरा कहना क्या है कि ये हस्तक्षेप राजा किसी तरीके से कर सकता, ना कि सिर्फ नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेस पे, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन पे, वर्ण राजनीतिक पे भी कर सकता है, पॉलिटिकली भी हस्तक्षेप कर सकता है, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। मतलब वो चाहे तो आपकी संस्कृति को बदलने की कोशिश भी कर सकता है। अकबर वाले में आपने देखा होगा, अगर आप मिडाइवल अच्छे से आपने पढ़ा है तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा। तो सबसे डायरेक्ट जो रूप होता है ना, इसका सबसे डायरेक्ट रूप, प्रत्यक्ष रूप, किसी क्षेत्र को अपने राजनीतिक अधिकार में ले लेना होता है। किसी भी क्षेत्र को अपने राजनीतिक अधिकार में ले लेना होता है, और उस क्षेत्र के निवासियों को अलग अलग अधिकारों से, क्या कह सकते हैं हम लोग, हटा देना होता है। मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल कर लो, कोई अधिकार मत दो लोगों को, लोगों को कोई अधिकार मत दो। अरे राजा ऐसा ही करता है ना, मान लीजिए कहीं गया, उसको मन है कि कोई महिला, जब जब भी कोई महिला निकलेगी तो घूंघट डाल कर निकलेगी, तो सबका मानना पड़ेगा राजा के बाद। महिला का अधिकार नहीं है को पूरा चेहरा दिखाकर चले। मान लो इस प्रकार का कोई कानून राजा बना देता है, तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ अधिकारों से कुछ समाज के लोगों को वंचित रखा जाता है। देखिए, एक चीज मैं फीडबैक लेना चाह रहा था, मैं रोकना चाहूंगा बीच में आप सभी से, ये जरूरी आ गया। ये बताइए कि नोट्स मैं दे रहा हूं उसमें कोई कमी दिख रहा है कि आप सभी को? देखिए, जो कंटेंट है इट्स इनफ, इसके अलावा भी मैं आपको कुछ दूंगा, लेकिन क्या नोट्स का तरीका आपको अच्छा लगा? बताइए आप सब। हाँ, कंटेंट तरीका एकदम बेस्ट है सर। बस थोड़ा सा अगर वर्ड्स को बड़ा कर दिया जाए तो ज्यादा सही है, पढ़ने में वर्ड थोड़ा मतलब, सा दिक्कत आता है। अच्छा जूम कर दिया जाए, अ, जी 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 सर। जैसे 14 होता है तो उसको 20 कर दिया जाए। हाँ, मतलब इतना बड़ा ना किया जाए कि बहुत ज्यादा पेजेस में हो जाए, लेकिन जितना है इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, क्योंकि पढ़ने में बहुत दिक्कत आता है। अच्छा हम समझ गए, वो हो जाएगा। जैसे हम ज्यादातर 14-20 पे करते हैं, 20 पे कर देंगे, 14 पे जनरली करते हैं। और कोई दीपक, अंकित, आप सभी जी, का क्या है बताइए? आपका वॉइस ऑफ है दीपक, आपका। ऑन करिए, वॉइस साफ है आपका। एक मिनट। हाँ सर, देख लेंगे। ये पहले वाला जो नोट्स है सर, वो थोड़ा सा मिल जाता फिलोसफर्स का। हम्म, और वो नहीं, हाँ वो मिल जाएगा, ये आपने सही बोला, वो तो नोट्स मिलेगा ही। और इसके अलावा ये तो ठीक है सर, इसमें तो नोट्स में ठीक है। मैंने अभी एक नोट्स देखा आपको जो आपने पहले मुझे भेजा एक था चीज की सर, कमी लग रही है, मैं आप इंटरनेशनल। सभी को बोलूंगा, आप सभी ने शायद वो फाइंड किया हो कि नहीं। मुझे लग रहा है कि अब मैं एक क्वेश्चन फॉर्म क्वेश्चन में दूं इसके, आप सभी को हाँ, क्वेश्चन। नहीं नहीं, क्वेश्चन फॉर्म में क्या, और प्रीवियस ईयर भी अगर उसको डाल दिया जाए उसके नहीं, साथ में प्रीवियस ईयर का तो तो ज्यादा सॉल्यूशन बेहतर है, में क्योंकि दूंगा ही, वो तो सॉल्यूशन में देने वाला हूं। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उस सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट होगा दे दूंगा। लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि भाई क्वेश्चन के फॉर्म में दिया जाए तो उचित लग रहा था। फिर है मेरे पास वो लिखा नहीं हुआ है, सर, फिर क्वेश्चन के मजा नहीं फॉर्म में नहीं आएगा दिया ये जाए। ऐसे। नहीं नहीं, जैसे आप दे रहे हैं यही ठीक तरीका है। सारा सिलेबस कवर हो रहा है इसमें, और पढ़ने में भी ठीक लग रहा है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा देखिए, मैं तो जो दे थोड़ा रहा सा। हूँ नोट्स ना, इसमें दो चीज, एक चीज का मैं ख्याल करके दे रहा हूँ कि पहले परिचय, फिर बॉडी, फिर निष्कर्ष। मतलब कहीं से कोई पॉइंट उठा के हम लिख दिए, ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, पॉइंट पे आते हैं हम लोग। देखिए, हम लोगों ने देखा कि कुछ अधिकारों से इंपीरियलिज्म में वंचित रखा जाता है। तो जो साम्राज्यवादी होते हैं, जो इंपीरियलिज्म विचारधारा वाले, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत जो लोग आते हैं, उनकी जो पॉलिसी होती, नीति, उसके अंदर नेशन स्टेट, 1 सेकेंड,
नेशन स्टेट, कहाँ गया मेरा कलम? हाँ, नेशन स्टेट देखिए। अब ये बताइए कि नेशन स्टेट क्या सर होता है? आपने आईआर का, एक मिनट सर, आपने आईआर का एक ही नोट्स भेजा है ना अभी तक, इंटरनेशनल आईआर का वाला दो बस? भेजे है ना, दो भेज दिए हैं, दो ना भेजे हैं जी अंकित, आपने नहीं देखा? सर, एक ही है। एक ही है, वो दोनों एक ही हैं सर। अच्छा, दो पॉइंट, दोनों पॉइंट उसी में है ना? मैं हाँ, वही दोनों पूछना एक नहीं ही नहीं चाह नहीं, रहा हूँ, एक ही इंग्लिश भेजा वाला है दीपक हम जो हाँ। है वो दो भेजे, हिंदी वाले में दोनों हम उसी एक ही फाइल में कर दिए। वो एक बार देख लीजिएगा स्क्रॉल सर करके। इंग्लिश, इंग्लिश वाले का नाम हिंदी में है, लेकिन एक पहला तो फाइल तो मेरे टॉपिक ये पास था, एक ही वन है। सेकंड रुक जाइएगा, पहला टॉपिक आपका था, हम बताते हैं। पहला टॉपिक था आपका अंतरराष्ट्रीय वाला, जो मतलब इंटरनेशनल वाला जो था, फॉरेन पॉलिसी जी वाला, ठीक है। और एक था जी। इंटरनेशनल रिलेशन वह जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नेचर। संबंध, दूसरा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत। जी। हम्म हम्म, ये दोनों मिला है दीपक, मुझे याद है, एक बार आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, है ना? अच्छा ठीक है सर, मैं देख लूंगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर। देखिए इसमें कुछ पॉइंट है जो समझने योग्य है, मैं थोड़ा स्क्रीन ला लेता हूँ, है ना? चलिए, तो ये जो नेशन स्टेट होता क्या है, आप सभी बताइए जल्दी फटाफट। ये डिस्कशन हो चुका है, आप लोग थोड़ा सा देखिए, बताइए। सर राइट सर, दो मिला है, मीनिंग्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ आईआर, ठीक है, दो मिला है सर। देखिए, नेशन स्टेट के बारे में हमने कुछ चर्चाएं की थी हाल के लेक्चर्स में। नेशन स्टेट उस कंट्री, उस स्टेट को हम कहते हैं जो राज्य की, जो पॉलिटिकल इंटिटी होती है, राजनीतिक सत्ता, और इकोनॉमिकल इंटिटी, आर्थिक सत्ता, जो अलग अलग प्रकार के जो सत्ताएं हैं, इंटिटीज हैं, सेक्टर्स हैं, सबको मिला देती है। याद होगा दीपक, मैंने शुरू में बताया था, न्यू दिल्ली का शुरू में नाम लिया, तो जो पहला लेक्चर था, मुझे ये भी याद है कि आपने इसमें कुछ कमेंट भी किया था, मतलब डिफिनेशन दिया था, फुल भी उस समय पूछी थी, मुझे अभी भी याद है। तो मेरा ये कहना है कि न्यू दिल्ली इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेशन स्टेट, ठीक है, नेशन स्टेट। जैसे सिंगापुर बोल सकते हैं, वहां पे अलग अलग विचारधारा, अलग अलग संस्कृति के लोग जाते हैं और शेयर करते हैं, एक दूसरे का संस्कृति, कल्चर करते हैं, वही चीज है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन सभी चीजों को बताने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि जो साम्राज्यवाद है, इंपीरियलिज्म है, इनके अंदर जो नेशन स्टेट अपनी सीमाओं से बाहर जाकर, अपनी सीमाओं से, अपनी लिमिटेशन से, अपने अधिकार से बाहर जाकर, ठीक है, दूसरे देश या राज्यों में हस्तक्षेप करता है, हस्तक्षेप करता है। उदाहरण के तौर पर, हम थोड़े देर के लिए हम ये भी मान सकते हैं कि जैसे इंडोनेशिया पे जापान ने एक समय पे क्या किया था, साम्राज्य स्थापित किया था, बाद में धीरे धीरे कॉलोनी होता गया, बात तो एक ही है दोनों। लेकिन वहां पे गया और उनके देश में, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, राजनीतिक तौर पे हो, या फिर सांस्कृतिक तौर पे, उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश किया, और किया ही नहीं बल्कि उस पर उसने राज भी किया। स्टालिन लेनिन का आपने नाम सुना होगा, रूस की क्रांति में लेनिन का आपने नाम सुना होगा। जी सर। व्लादिमीर लेनिन, कौन कौन सुना है? सर वो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े हैं। सर वो ये जो कार्ल लेनिन मार्क्स भाई के साहब सर। थे, इन्होंने 1916 में, क्योंकि रूस की क्रांति 1905 के आसपास हुई, 1916 में इन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका हिंदी में नाम था साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण, द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म कैपिटलिस्ट। उसमें उन्होंने लिखा कि जो साम्राज्यवाद है, इंपीरियलिज्म जो है, एक निश्चित आर्थिक व्यवस्था है, मतलब एक सर्टेन इकोनॉमिक सिस्टम है जो कैपिटलिस्ट के चरम विकास के समय, कैपिटलिस्ट के चरम विकास, यानी क्या बोल सकते हैं, जो कैपिटलिस्ट का जो एकदम विकास लास्ट स्टेज पे पहुंचता है, जब पूरी तरह से विकसित होता है, तब ये उत्पन्न होता है। मतलब साम्राज्यवाद का जन्म, इंपीरियलिज्म का जन्म तभी होता है जब कैपिटलिस्ट और एक पूरा डेवलपमेंट, पूरा मतलब लास्ट स्टेज पे डेवलपमेंट का, विकास के अंतिम चरण पे, तभी होगा ना जी। कोई अगर जो है आदमी, माफिया कैसे बनता है, बाहुबली कैसे बनता है, जब उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जाएं हद से ज्यादा हो जाए, तो इंसान क्या होता है कि बाहुबली बनने की उसकी शुरुआत हो जाती है। जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, काफी अच्छी हो जाए,
तो आपकी कामयाबी की रास्ते खुलने लगते हैं। तो तैयारी अच्छी होना और कामयाबी, ये दो वर्ड है। उसी प्रकार साम्राज्यवाद और पूंजीवाद, तो पूंजीवाद जब अपने विकास पे होता है, काफी टॉप लेवल पे चला जाता है, तो साम्राज्यवाद का शुरुआत होता है। तो जिस देशों में, जिन राष्ट्रों में पूंजीवाद चरम विकास नहीं हुआ, मतलब कैपिटलिस्ट पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, वहां साम्राज्यवाद को ही, वहां के साम्राज्यवाद, वहां के इंपीरियलिज्म को ही लेनिन ने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के रूप में उसको माना है, समाजवादी क्रांति के रूप में माना है। एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जैसे अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर आप बात करें, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कैपिटलिस्ट का विकास हुआ था क्या? जो फ्रांस की मैं बात कर रहा हूं 1789 की, हुआ था क्या? नहीं हुआ था। इसी के, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं पहले सुनो। कैपिटलिस्ट का विकास चरम पे नहीं पहुंचा था। रीजन कि अगर वो पहुंचता तो वहां पे इंपीरियलिज्म इस्टेब्लिश हो जाता, कोई दूसरी देश के कोई शासक या कोई कंट्री इन पे राज करता। मतलब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप अगर इंडिया की देखें, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग आए, इनका क्या हुआ कि यहां पे आकर उन लोग बस गया, बसने के बाद अपना डेवलपमेंट शुरू किया, धीरे धीरे साम्राज्यवाद की ओर बढ़ता चला गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैपिटलिस्ट उसी देश का निवासी होना चाहिए। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? पूंजीवाद उसी देश का निवासी होना चाहिए। एक कंट्री है, एक कंट्री बी कंट्री के कुछ लोग जाते हैं बिजनेस करने, वो कैपिटलिस्ट बन जाते हैं, धीरे धीरे साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक कंट्री सी है, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि वहां पे ही जो पूंजीवाद है, जो पूंजीवाद से जुड़े लोग हैं वहीं के रहने वाले, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो पूंजीवाद है, ये जो इसकी अंतिम चरण जो होते हैं कैपिटलिस्ट का, वहां से इंपीरियलिज्म का शुरुआत होता है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए, जिनका बहुत प्यारा सा नाम था, मैं इसलिए प्यारा सा नाम बोल रहा हूं, चार्ल्स ए बियर्ड। बियर्ड हमारे यहाँ दाढ़ी को बोला जाता है, बियर्ड हमारे यहाँ नहीं, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में बोली जाती है, चार्ल्स ए बियर्ड। इनके अनुसार जो सॉफ्ट नेशन होता है, सॉफ्ट नेशन, सिविलाइज्ड नेशन, सभ्य राष्ट्र, इनकी कमजोर और पिछड़े जो लोग होते, यानी हम कह सकते हैं वीक और बैकवर्ड लोग, उन पर शासन करने की इच्छा और नीति ही साम्राज्यवाद कहलाती। सिविलाइज्ड नेशन लाइक इंडिया के यहाँ के कमजोर और पिछड़े लोगों पर शासन करने की जो प्रक्रिया है और जो पॉलिसी, नीति है, इच्छा है, यही साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ साम्राज्यवाद क्या होता है? जी सर। देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो एक देखिए, आप स्क्रीन पे देखेंगे, आपके जूम में एक हैंड, रेज हैंड नाम का एक होता है, इमोजी टाइप होता है। मतलब आपको लगे कि नहीं डिस्टर्ब नहीं करते हैं सर के, तो यू कैन क्लिक। बोलने का मन नहीं कर रहा है, मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो आप कर सकते हैं। वो बात आती है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में क्या फर्क है भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद है, जब सुनते हैं हम लोग तो हमारे माइंड में एक ही चीज आता है, इतिहास। कि ये तो हमने पढ़ा है, ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा है, अकबर के बारे में पढ़ा है, तो ये है क्या मामला? आखिर क्या ऐसा चीज है कि इसमें थोड़ा डिफरेंट है? डिफरेंट ये है, जैसा कि हमने सुना कि इतिहास से हम कुछ सीखते हैं, ये राष्ट्रवाद हमें कुछ सिखाता है। पॉलिटिक्स में राष्ट्रवाद हमें सिखाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जो विचारधाराएं हुई हैं हमारे पास्ट में, बीते हुए कल में, वो हमें कुछ सिखाती हैं कि आगे की पॉलिसी, आगे का इंटरनेशनल रिलेशन को हम कैसे बढ़ावा दें। कहीं ऐसा तो ना हो कि इंटरनेशनल रिलेशन के चक्कर में आप लोगों को डर लगता होगा, आपने सुना होगा, अरे चाइना अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, ऐसे ही हुआ था उस समय। कुछ लोग बोलता है ऐसे भाषा में, कैसे हुआ था उस समय जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आया, सामान बेचने लगा, धीरे धीरे हम उसके आदी हो गए और हम कॉलोनाइज हो गए, उपनिवेश के अंदर आ चुके, कब्जा के अंदर आ चुके। तो यही चाइना कर रहा है। कुछ लोग बोलता है देखो पाकिस्तान का हर एक हेल्प कर रहा है चाइना, ताइवान पे जैसे कि अब ऐसे उस पे करेगा चाइना, ऐसा आपने सुना होगा अक्सर ये सब बात। ठीक है, तो हम किसी चीज का अगर आदी हो जाते हैं तो हम इच्छा, स्वेच्छा से हम उसका क्या हो रहा है, गुलाम होते जा रहे हैं। आप समझ में आ रहा है आपको बात को? इंटरनेट अगर चला रहे तो आप उसके गुलाम हो चुके हैं।
उसी प्रकार किसी कंट्री के प्रोडक्ट को अगर हम हद से ज्यादा यूज करें तो हम उसके गुलाम हैं, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बिना हम नहीं जी सकते, उस प्रोडक्ट के बिना। वो अलग बात, इकोनॉमिक का मैटर है, वो अर्थशास्त्र का। समझिए, जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद है, तो साम्राज्यवाद मतलब क्या हो गया? सोशलिज्म हो गया, और एक और क्या वर्ड है बताइए आप सभी? एक हो गया सर आपका, अपने हाँ, कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म। हाँ, अब ये क्या है भाई? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, 15वीं और 16वीं शताब्दी के एक रोचक तथ्य है, रोचक तथ्य नहीं, हम बोल सकते हैं एक पॉइंट है 15वीं और 16वीं शताब्दी की, यानी 1500 से लेकर 1600 और 1600 से लेकर 1700। आखिर ये मामला क्या है? 15वीं से 16वीं शताब्दी में जो भौगोलिक अन्वेषण के फलस्वरूप औपनिवेशिक साम्राज्यों का युग हुआ, मतलब यूं हम कह सकते हैं कि 15 से 16वीं शताब्दी सेंचुरी में जो जियोग्राफिकल डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी मतलब हम क्या बोल सकते हैं? जियोग्राफिकल डिस्कवरी मतलब क्या? अरे भाई, आप सभी को मालूम होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऊपर से थोड़े टपका था, उस समुद्र में घूमते घूमते उन लोग जा रहा था, कहाँ? यूएसए जा रहा था ना जी, आप लोग पढ़े होंगे स्पेक्ट्रम में। कहाँ जा रहा था? यूएसए जा रहा था। बीच में रुक गया था गोवा के पोर्ट पे, नहीं, वो पुर्तगाली लोग गोवा के पोर्ट पे रुका था, बंदरगाह पे। इन लोग तो जी यहाँ रुका सर। था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो यहाँ रुके थे पश्चिम बंगाल में। इन लोग यहाँ पे देखा, जब घूमा फिरा तो मालूम चला कि ये बहुत बड़ा मार्केट है। पढ़ा है ना आप सभी ने? कृष्णा पढ़ा है आपने? फिर धीरे धीरे, जी जी सर। धीरे धीरे फिर उन लोग को लालच आया कि इस पे, इस कंट्री को अगर हम लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। सो इन द 15th and 16th century, the era of colonial empires came as a result of geographical exploration. समझ में आ रहा दीपक? तो हमें समझना है कि धीरे धीरे जब इन लोग घूमना फिरना शुरू किया तो मालूम चला कि भारत नाम का भी कोई देश है। फिर धीरे धीरे इन लोग यहाँ आया और यहीं से शुरुआत हुआ। आमतौर पे हम कहते हैं कि भाई 200-250 साल, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई ऐसा है कि 15 सेंचुरी ही लेकर चलो। मैं ये कहता हूं लोगों को, है ना, 15 सेंचुरी यानी 1400 के शुरुआत में, 1402 या 3 के आसपास, 5 के आसपास, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मुझे देखना पड़ेगा कि पुर्तगीज फर्स्ट टाइम आई थिंक गोवा में आया था, पुर्तगीज ही आया था, आप एक बार देख लीजिएगा। सर आप समझिए बात को, 1458 सबसे में पहले आया। यही आया, पुर्तगीज आया था ना जी, मोहन है। अब सबसे लास्ट जी में कौन जी गया? जी। जी सबसे सर। लास्ट में भी यही सबसे गया। लास्ट में यही गए, अंग्रेज। सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। और सबसे बाद में कौन आया? ब्रिटिशर, सबसे पहले वही गया। समझिए इस बात को। सर अच्छा, पुर्तगीज इनके सबसे बीच में पहले। बहुत सारे युद्ध हुए, फ्रांस हो गया, ब्रिटिशर्स के बीच में, इतिहास में पढ़ेंगे, बहुत सारा युद्ध हुआ। ठीक है, सर केरला में आया था ना, जमोरिन पोर्ट पे। ये पुर्तगीज वाले, हाँ हाँ पुर्तगीज। वही नहीं, वो केरला डच उधर ही थे। है, तभी गोवा या केरला ऐसा ही कुछ, एक बार देख लीजिएगा, मतलब पढ़े हुए मुझे बहुत दिन। कालीकट में कालीकट में आया आया था था। ना। कालीकट में किंग जमोरिन था ना, शुरू हाँ, में तो हाँ। कालीकट में। मोरिन में, और हाँ, ये याद सब है। थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इतिहास में डिटेल में इतना घुस के तो नहीं पूछेगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा ये सब, जी जी। क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ बहुत दिन हो गया, मैंने पढ़ा नहीं इतिहास, इसलिए मैंने पूछा आप सभी से। खैर, आगे बढ़ा जाए। तो धीरे धीरे लोग सर्च शुरू कर, आप पढ़ेंगे उसमें कि वो आया था यहाँ पे कुछ आई थिंक मसाला वसाला लेकर कहीं जा रहा था, आई थिंक ऐसा कुछ। तो बीच में वो रुका था, तो उसको लगा कि यार इंडिया इज द बिग मार्केट, तो उसको लालच आया, ग्रिड आया। तो ये जो साम्राज्यवादी युग है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सोशलिज्म जो एरा था उस समय, उसको हम दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहले समझिए बात को। देखिए, आप ये समझिए, आप इतिहास ही आप पढ़ रहे हैं एक तरीके से, आपको ये लग रहा होगा, लेकिन अप्रोच आपको पॉलिटिकल साइंस का रखना है। मैंने बताया अप्रोच क्या लेकर चलना है, कि इससे डिसाइड होता है, निर्णय लिया जाता है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा होना चाहिए। क्योंकि आज हमारा ब्रिटेन के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छा है, इंटरनेशनल रिलेशन, पुर्तगालीज के साथ भी है। तो हमें तो याद आता है ना कि भाई इन्हीं लोग था हमारे कंट्री में आया था, समझ में आ रहा आपको? इन्हीं लोग जो था हमारे कंट्री में आया था, क्या क्या करके गया है। तो वो चीजें हमारे अंदर हैं, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छा बेहतर बनाना है, इसलिए हम खूब मिला जुला के बात करते हैं। कहने का मतलब कि ये जो सोशलिज्म में कह रहा हूं, देखिए जहां से सोशलिज्म मैंने बोला है, अभी मुझे अभी याद आ रहा है, वो इंपेरियलिज्म है बेसिकली। तो जो इंपेरियलिज्म और साम्राज्यवादी युग है, इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। और अध्ययन में हम लोग क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि हमें अध्ययन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला कौन कौन है? पहला तो ये समझिए कि हमारा साम्राज्यवाद है। पहला कौन है? पहला हमारा तरीका हो गया कि भाई पुराना साम्राज्यवाद, एंशिएंट इंपेरियलिज्म, पुराना साम्राज्यवाद। दूसरा होता है नवीन साम्राज्यवाद, यानी न्यू, जिसे हम बोल सकते हैं न्यू इंपेरियलिज्म। अब ये है क्या मुद्दा, मतलब क्या है? अगर आप सभी ने पढ़ा हो तो आप सभी को याद आ रहा हो
कि जो पुराना साम्राज्यवाद था वो लगभग 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि उसका शुरुआत कब हुआ? 15वीं शताब्दी में। कब? जब हमारे पुर्तगालीज लोग जो थे, अब पुर्तगाल के जस्ट इधर ईस्टर्न में, पूर्व में कौन सी कंट्री है, थोड़ा नाम बताओ आप। मैप देखा आप पुर्तगाल सबने? के पूर्व में हाँ, सर स्पेन। स्पेन। तो ये जो दो कंट्री है, ये सब क्या हुआ था कि इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया था। ठीक है, इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया था। मतलब सबसे पहले कॉलोनी करने की जो शुरुआत हुआ, कैसे तो ब्रिटेन तो बहुत पुराना था, लेकिन अलग अलग देशों को जो एक्सप्लोर करके कॉलोनी करने की जो प्रक्रिया थी, बिजनेस को बढ़ावा देकर, ये किसने शुरू किया? स्पेन और पुर्तगाल ने। ये पुराने साम्राज्यवाद की जो व्यवस्था है, इन्हीं की तरफ से ज्यादातर आई, ऐसा माना जाता है इतिहास में और पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन साम्राज्यवाद का यह दौर जो पुराने वाले जो लगभग हम कह सकते हैं कि 1790 या फिर 18वीं शताब्दी, 18 सेंचुरी के अंत तक चला। कह सकते हैं कि 1790, 95 या फिर 99 के आसपास। इसमें क्लियर नहीं है कि 95 है कि 99 है, क्योंकि इन लोग धीरे धीरे चला, धीरे धीरे गया। अब हम ये थोड़े कह सकते हैं अरे भाई ब्रिटिशर तो जाने के लिए हमारे यहाँ 1947 में ही चले गए थे, लेकिन कुछ लोग 1948 में गया, कुछ लोग यहाँ बसा हुआ था। धीरे धीरे जाने में समय लगता है कि नहीं लगता, अपना जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में। ये तो प्रक्रिया चली थी 1960 के आसपास तक, लेकिन हम लोग 1947 ही मानते हैं ना हम लोग कि देश आजाद हो गया, ये हमारा पूरा कंट्रोल आ गया। उसी प्रकार 1795, 1799 तक इन लोग चला गया था। मतलब इन लोग का जो हम चला गया था नहीं, पुराना साम्राज्यवाद की व्यवस्था जो है, ओल्डर इंपेरियलिज्म की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, वो लगभग खत्म हो चुकी थी 18वीं शताब्दी तक। ये जो मामला है आप इतिहास में पढ़ेंगे। लेकिन जब हम स्पेन और पुर्तगाल की बात करते हैं तो इन्होंने तमाम देशों, अलग अलग देशों, मतलब आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में लगभग जितना देश है उसका 60% देश, 60% कंट्री, 60 to 65 हम अप्रोक्स में कह सकते हैं, लगभग, क्योंकि अगर ये लगभग ही ज्यादा आपको देखेगा। तो ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं कि जो दो कंट्री है, वहां पे इन्होंने अपनी अपनी बिजनेस को स्टैब्लिश किया, इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर दिया। अब समझिए इस बात को, बिजनेस को स्टैब्लिश करना मतलब कि भाई आप बिजनेस तभी स्टैब्लिश कर रहे हैं जब आप वहां का डिमांड पकड़ लिए हैं कि वहां का मांग क्या है, आप सप्लाई भी कर रहे हैं, आपूर्ति भी कर रहे हैं, तो लोगों को फंसा भी रहे हैं साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पे, कि आपकी आदी हो जाए प्रोडक्ट के। देन आफ्टर आप एक बहुत बड़ा विस्फोट करते हैं जिसके अंदर वो लोग पकड़ा जाता है। मींस टू से कॉलोनियल की शुरुआत करते हैं, इंपीरियलिज्म की शुरुआत करते हैं, साम्राज्यवाद का। मेरा कहना है कि धीरे धीरे इसके बाद जब इन्होंने देखा, फ्रांस, इंग्लैंड, चूंकि उन लोग भी चुप रहने वाला कहां देश था, इन लोग देखा कि ये जो दो ये छुटपुटिया कंट्री जो है बहुत बढ़ रहा है, तो हम लोग क्यों पीछे रहे। तो फ्रांस, इंग्लैंड ने प्लान किया कि भाई हम भी इस दिशा में अब क्या करेंगे, कदम बढ़ाएंगे। इंग्लैंड का जो हम कह सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म का या कॉलोनियल जो इंपेरियलिज्म था, कॉलोनियल इंपेरियलिज्म, आप समझिए बात को, कॉलोनियल इंपेरियलिज्म और पूरे विश्व में स्थापित हो गया, पूरे देश में लगभग। और इसी कारण से पहले ब्रिटेन था, फिर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि उसने लगभग विश्व के सभी देशों पर राज किया। समझने वाली बात है। आज जो यूएसए आप देख रहे हैं, द सुपर पावर इन मॉडर्न एरा, ये भी गुलाम हुआ करता था ब्रिटेन का। कब आजाद हुआ था जी, बताइए आप सभी, ये तो याद होना चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री। 1776। कब हुआ था मोहन? 1776 सर। वाह, फुल आपको याद है, क्या बात है। चलिए, ये हो गया हमारा। और कोई समस्या है तो पूछ लीजिए आगे, फिर मैं बढ़ूंगा। कुछ पूछना है तो पूछिए। सर मतलब साम्राज्यवाद, सर पहले पूंजीवाद आएगा, उसके बाद सर साम्राज्यवाद की स्थापना होगी, फिर बाद सर जो आपने औपनिवेशिक काल जो बताया सर, वो समझ में थोड़ा नहीं आया। वो अभी हम समझा ही रहे हैं, कॉलोनियल एरा, अभी तो बताने वाले हैं ना कॉलोनियल एरा। अरे आप सभी को मालूम होगा जी, उपनिवेशवाद आप लोग नहीं पढ़े, ब्रिटिशर्स इंडिया में क्या किया, वही तो किया, वही ना किया जी। 19वीं शताब्दी में इस साम्राज्यवाद ने एक अलग रूप धारण कर लिया। ये इंपेरियलिज्म जो था, इसका नया रूप देखने को मिला।
मतलब हम कह सकते हैं 1890 के बाद या 1891 के बाद एक नया रूप देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि बीच में जो साल था, मैंने बोला ना कि 1790 के आसपास इसकी खात्मा हुई, मतलब तो ये 1800 साल का जो गैप था, इसमें धीरे धीरे चीजें जो है, इंपेरियलिज्म की भावनाएं जो है, धीरे धीरे इसका प्रभाव कम हो रहा था, फिर प्रभाव बढ़ रहा था, मतलब हम कह सकते हैं घट रहा था इसका धीरे धीरे प्रभाव। और इंपेरियलिज्म का नया रूप देखने को कब मिला? लगभग 100 सालों के आसपास के बाद। ये आप इतिहास पढ़ेंगे तभी आपको मालूम चलेगा। इतिहास थोड़ा देख लेंगे, आप सभी से निवेदन है वो पढ़ लीजिएगा। स्पेक्ट्रम अगर होगा तो स्पेक्ट्रम में पढ़ लीजिएगा, अगर इतिहास पढ़ेंगे उसमें भी हो जाएगा। तो ये जो न्यू बोल सकते हैं हम लोग, या न्यू इंपेरियलिज्म बोलिए या फिर न्यू इंपेरियलिज्म जो भी बोलिए, नव साम्राज्यवाद, ये पहले के उपनिवेशवाद से आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अलग था। ठीक है, पहले के हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद और आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से, मतलब आप समझिए उस समय उपनिवेशवाद भी पनप रहा था, क्योंकि इंपेरियलिज्म की भावना तो चल रही थी। लेकिन भारत में देखिए अलग अलग कंट्री में ब्रिटेन ने क्या किया था, उपनिवेशवाद को स्थापित कर दिया था।